डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस और उसमें इन्वॉल्व होने वाले पिगमेंट मींस मेन पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल है। तो पिगमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक तो मेन पिगमेंट एंड सेकंड एसेसरी पिगमेंट या सहायक पिगमेंट। टुडे इज आवर टॉपिक इज गोइंग ऑन व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि भाई फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया विधि है मैकेनिज्म कैसे होती है। तो आप सभी जानते हैं, कल भी बताया था कि फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लाइट रिएक्शन जिसे हम कहते हैं प्रकाश अभिक्रिया। सेकंड है डार्क रिएक्शन जिसे हम कहते हैं अप्रकाश अभिक्रिया। अब फर्स्ट टॉपिक आता है मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन, तो मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन ये क्लोरोफिल के ग्रेना पार्ट में होता है, क्योंकि ग्रेना पार्ट में ही जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाया जाता है। इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हिल ने करी थी। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिल रिएक्शन। इसमें एंड प्रोडक्ट के रूप में 2 ATP तथा 2 NADP, ये 2 ATP तथा 2 NADP का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, एंड प्रोडक्ट क्या है इसका, 2 ATP और 2 NADP का निर्माण होता है। ये जो प्रोसेस होता है इसको 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है जल का प्रकाशिक अपघटन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सेकंड है फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड। थर्ड है रेड ड्रॉप इफेक्ट और फोर्थ है रेड ड्रॉप इफेक्ट के बाद फोर्थ है फोटोफॉस्फोराइलेशन। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। तो चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन। फर्स्ट आता है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जल का प्रकाशिक अपघटन क्या होता है। कल भी आपने पढ़ा था जो सहायक पिगमेंट होता है, सहायक पिगमेंट या एसेसरी पिगमेंट्स होता है, जब इस पर लाइट डलती है तो ये H2O लाइट तो यहां देखें, जो वाटर होता है लाइट के प्रेजेंस में और Mn और Cl आयन की उपस्थिति में या H+ और OH- आयन में टूट जाता है। साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को स्टार्ट करने के रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कल भी आपने देखा था रिएक्शन सेंटर में कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो एसेसरी पिगमेंट को एक्साइटेड स्टेज में ले आते हैं, फिर मेन पिगमेंट एक्साइटेड स्टेज में आता है और रिएक्शन स्टार्ट होती है। सेकंड इसका पार्ट होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड। तो फर्स्ट है, इसको हम करते हैं PS फर्स्ट एंड PS सेकंड। फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड, इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। फोटोसिस्टम फर्स्ट में आपको पता है मेन जो पिगमेंट होता है P700, ये तो है मेन पिगमेंट। इसके अलावा जो एसेसरी पिगमेंट होते हैं वो है क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B तथा कैरोटेनॉइड्स। तो फोटोसिस्टम फर्स्ट के जो पिगमेंट है वो है P700, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B और कैरोटेनॉइड्स। इसी तरह से जो फोटोसिस्टम सेकंड होता है, उस फोटोसिस्टम सेकंड के जो पिगमेंट्स हैं वो है P680, 680 तथा 683। फिर है क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B और ज़ैंथोफिल। तो फोटोसिस्टम जो सेकंड होता है उसमें मेन पिगमेंट होता है P680 और P683। P
P680 एंड P683, ये तो मेन पिगमेंट होता है। एसेंशियली पिगमेंट जो इसमें पाया जाता है वह क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और ज़ैंथोफिल। याद रखना स्टूडेंट्स, जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है उसमें कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है, आपके फोटो सिस्टम सेकंड में कैरोटीनॉइड्स तो होता नहीं है और उसकी जगह पे ज़ैंथोफिल पाया जाता है। अब नेक्स्ट इसका जो होता है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है रेड ड्रॉप इफेक्ट। रेड ड्रॉप इफेक्ट, रेड ड्रॉप इफेक्ट। देखिए, जब किसी प्लांट को लाइट मिलती है तो उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, आप सभी जानते हैं। अगर ये लाइट 680 नैनोमाइक्रोन से अधिक हो, 680 नैनोमाइक्रोन से अधिक हो, तो देखा गया है कि फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है उसमें कमी आती है, अर्थात वो डिक्रीज होती है। ये डिक्रीज जब होती है तो ये वेवलेंथ है, ये तरंग दैर्ध्य जो है ये रेड एरिया की होती है। क्योंकि रेड एरिया में फोटोसिंथेसिस की जो रेट डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, इसीलिए इसको रेड ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब गिरना, कम होना, रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। पर एमर्सन एक साइंटिस्ट था, एमर्सन, उसने ये बताया था कि 680 नैनोमाइक्रोन से अधिक वेवलेंथ दी जाए, उसके जस्ट बाद में 680 नैनोमाइक्रोन से कम की वेवलेंथ यदि हम दे दें, पहले तो आपने अधिक की दी थी जिससे फोटोसिंथेसिस में कमी आई थी, इसके जस्ट बाद में कम की वेवलेंथ देते हैं, तब में देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वह अचानक बढ़ जाती है। फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होती है? अचानक बढ़ जाती है। इसको ही एमर्सन ने एनहेंसमेंट इफेक्ट कहा था, क्योंकि रेट इसमें बढ़ गई। तो रेड ड्रॉप इफेक्ट, जब किसी प्लांट को 680 नैनोमाइक्रोन की से अधिक की वेवलेंथ दी जाती है तो फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्रीज होती है। ये वेवलेंथ रेड एरिया में पड़ती है, इसीलिए इसको रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। एमर्सन ने बताया कि इसके जस्ट बाद यदि 680 यानी 680 नैनोमाइक्रोन से कम वेवलेंथ दे दी जाए तो ऐसी कंडीशन में फोटोसिंथेसिस की रेट अचानक बढ़ जाती है। इस बढ़ने को ही हमने कहा एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। अब बात यह आती है कि भाई फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ी क्यों, क्या कारण था कि फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ी थी? तो आपने पढ़ा है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों ही पाए जाते हैं। यदि हम 680 नैनोमाइक्रोन से अधिक की वेवलेंथ देते हैं तो या तो क्लोरोफिल बी एक्साइट होगा या क्लोरोफिल ए एक्साइट होगा, दोनों एक साथ एक्साइट नहीं होंगे। अब जब क्लोरोफिल ही दोनों एक्साइट नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस तो डिक्रीज होगा। लेकिन इसके जस्ट बाद इससे कम की वेवलेंथ दे दी जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों ही एक्साइटेड कंडीशन में आते हैं और फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं, इसीलिए इसकी जो रेट होती है वह इंक्रीज हो जाती है, जिसे हम एमर्सन इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन 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 को एक स्कीम कहते हैं, जिसको कहते हैं जेड स्कीम। जेड स्कीम, तो ये देखिए, ये फोटोफॉस्फोराइलेशन है। इसे आर्नन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? आर्नन ने दिया था। और इन्होंने ये कहा था कि जब एटीपी होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और ये एटीपी का फॉर्मेशन जो है कैसे होगा ये भी एक बार बताता हूं। जब फास्फोरस तथा एडीपी लाइट की उपस्थिति में आपस में जुड़कर एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं तो इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। दोबारा सुनो, जब फास्फोरस
एडीपी से जुड़ करके लाइट की उपस्थिति में एटीपी का फॉर्मेशन करता है, तो इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। यह दो पार्ट में डिवाइड होती है, साइक्लिक या चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन, दूसरे होते हैं नॉन साइक्लिक या अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये देखिए, ये एक जेड का संरचना बनाती है, जेड, इसीलिए इसको जेड स्कीम भी कहते हैं। अब यहाँ देखना, ये फोटो सिस्टम सेकंड से स्टार्ट होती है, जिसमें पिगमेंट है 680 है। अब जैसे ही यहाँ पे जो एसेसरी पिगमेंट होते हैं, ये एसेसरी पिगमेंट पे लाइट पड़ती है, ये लाइट और साथ में दो आयन से Mn और Cl माइनस, प्रकाश और Mn और Cl माइनस की उपस्थिति में H2O का फोटोलाइसिस होता है, जल अपघटन हो जाता है, जिससे H प्लस और OH माइनस आयन में टूट जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, क्या रिलीज होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन P680 में पहुंचते हैं, जिससे यह एक्साइटेड कंडीशन में आ जाता है। एक्साइटेड कंडीशन में जैसे आता है, ये इलेक्ट्रॉन का लिबरेशन करता है, ये इलेक्ट्रॉन का लिबरेशन करता है और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। यहां से ये इलेक्ट्रॉन एक मीडिएटर पदार्थ, मध्यवर्ती पदार्थ PQ प्लास्टोसाइनिन, PQ प्लास्टोक्यूनोन द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम बी में आता है, प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम बी में आता है, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम एफ में आता है और साइटोक्रोम एफ से प्लास्टोसाइनिन, ये क्या है? प्लास्टोसाइनिन में आता है। प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ ये P700 में पहुंचता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचता है तो ये भी एक्साइटेड कंडीशन में आ जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिबरेट होता है, ये FD यानी फेराडॉक्सिन में पहुंचता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन NADP के पास पहुंचता है। साथ ही यहाँ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से जो हाइड्रोजन रिलीज हुई थी, इस NADP से रिएक्ट करके NADPH2 का फॉर्मेशन करती है। तो NADP के रिड्यूस फॉर्म में, अपचयित फॉर्म में NADPH2 का फॉर्मेशन कर देती है। यह ऐसे ही पड़ा रहता है, जो आगे रेस्पिरेशन में और अदर रिएक्शंस में काम में आता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन चला था, ये यहाँ आया, यहाँ से NADP के पास आ गया, क्या वापस इसके पास आया? वापस इसके पास नहीं आया। इसीलिए कौन सी है? अचक्रीय या नॉन साइक्लिक रिएक्शन होती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया FD के पास, FD से साइटोक्रोम B, फिर वापस इसमें आ गया, फिर वापस चलेगा। इस तरह से यहाँ पे एक साइकिल चलती है, इसीलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। यहाँ पर देखिए, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम F के बीच में 2 ATP से रिएक्ट करके 2 ATP का फॉर्मेशन करते हैं। तो यही तो था, ATP का फॉर्मेशन करता है। 2 ATP, 2 फास्फोरस से रिएक्ट करके 2 ATP का फॉर्मेशन करते हैं। इन सभी को जोड़ता हुआ मैं आपको इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नोट्स मैं आपको PDF में भेज दूंगा, उससे आप क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल ही, लेकिन ध्यान से समझना। फोटोफॉस्फोराइलेशन, प्रकाश की उपस्थिति में फॉस्फोरस ADP से रिएक्ट करके ATP का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो अचक्रीय या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक साइक्लिक या चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन। फर्स्ट बात करें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इस प्रकार का अभिक्रिया जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वह P680 से रिलीज होकर के NADP में चला जाता है और वापिस इसमें नहीं आता है, इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। जैसे ही लाइट की वेवलेंथ यानी प्रकाश किरणें या लाइट वेवलेंथ
एसेसरी पिगमेंट पे पड़ती है फोटो सिस्टम सेकंड के P80 में, यानी P680 पे पड़ती है। वैसे ही यहाँ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, अर्थात जो वाटर होता है H+OH- में टूट जाता है। साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मेन पिगमेंट तक पहुंचते हैं, जिससे यह एक्साइटेड कंडीशन में आ जाता है। यहां से ये इलेक्ट्रॉन PQ प्लास्टोक्विनोन में पहुंचते हैं और प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B, फिर साइटोक्रोम F, PC और P700 यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट में पहुंचते हैं। या साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम F के मध्य में 2 ATP प्लस 2 ATP रिएक्ट करके 2 ATP का फॉर्मेशन, ADP प्लस फॉस्फोरस ATP का फॉर्मेशन करता है। अब यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम फर्स्ट या P700 में आते हैं, वैसे ही ये भी एक्साइटेड कंडीशन में आ जाता है और यहां से इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ FD यानी मीडिएटर होता है FD फेरेडॉक्सिन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जहां से ये लेफ्ट इसके इस साइड में मौजूद NADP से रिएक्ट करता है और साथ में जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से हाइड्रोजन रिलीज हुई थी, ये हाइड्रोजन भी NADP से रिएक्ट करके NADPH2 का फॉर्मेशन कर देती है। NADPH2 का फॉर्मेशन करती है जो रिड्यूस फॉर्म में होती है, जो इसके अंदर स्टोर रहती है, जो आगे के रिएक्शन में काम आती है। यहाँ हम देखेंगे कि P680 से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो वापस P680 पे नहीं आता है, इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक या चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। सेकंड है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटो सिस्टम फर्स्ट से रिएक्ट हुआ इलेक्ट्रॉन, रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन में चला जाता है। फेरेडॉक्सिन से यह NADP में नहीं जाता, बल्कि कहाँ चले जाता है, साइटोक्रोम B6 में। देखो यहां ना जाकर के यहाँ आ गया। साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम F से PC और PC से पुनः P700 में आ गया। इस तरह से आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरह से चला था, यहाँ से वापस आ गया, तो एक साइकिल बन गई। P700 से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था वो वापस घूमता हुआ P700 के अंदर ही आ गया, यानी एक पूरी साइकिल पूरी होगी। इसको कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। भाई कि चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन है, तो इसमें डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस आपके सामने है। नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसमें इलेक्ट्रॉन वापिस भी P680 P680 में नहीं आता है, जबकि साइक्लिक के अंदर P700 से रिलीज इलेक्ट्रॉन मीडिएटर से होता हुआ वापस इसके अंदर आ जाता है। नॉन साइक्लिक में दो फोटो सिस्टम काम आते हैं, फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो कहेंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों काम आते हैं, जबकि साइक्लिक के अंदर केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट काम आता है, सेकंड का इसका कोई रोल नहीं होता। फिर इसके बाद में थर्ड इसमें डिफरेंस ये होगा, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, इसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, जबकि साइक्लिक के अंदर वाटर का जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन that what is the photophosphorylation and what is the importance of photophosphorilation। तो इंपॉर्टेंस इसकी क्या हुई है कि ATP का फॉर्मेशन होता है। अब किस तरह से फॉर्मेशन होता है इसको भी देख लीजिए। तो इसमें दो चीजें बनती है, 2 ATP और 2 NADP। ATP कितने बने, 2 ATP। अब जो एक NADP होता है उससे 3 ATP का निर्माण होता है। एक NADP से 3, तो यहाँ कितने NADP है, 2, तो 2 into 2 × 3 = 6 ATP।
यदि इसको भी हम एटीपी के फॉर्म में काउंट कर लें, क्योंकि एक एनएडीपी से 3 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो 2 एनएडीपी से कितने 6 एटीपी बने, तो टोटल एनर्जी किसकी हो गई 8 एटीपी इसके अंदर बनते हैं, 8 एटीपी बनते हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें तो एंड प्रोडक्ट इसका क्या है 2 एटीपी प्लस 2 एनएडीपी, 2 एटीपी बनते हैं और 2 एनएडीपी बनते हैं। टोटल एटीपी की बात करें तो 8 एटीपी की इसके अंदर बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट टॉपिक वी स्टडी अबाउट द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी अप्रकाशिक अभिक्रिया फोटोसिंथेसिस, जिसको ब्लैकमैन ने दिया था, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो स्टूडेंट्स learn it very carefully because it is help you in the exam. Thank you.